नमस्कार, आभार, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार के अंदर आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सुस्ती का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि बाजार हरे निशान में ही कामकाज कर रहा है, लेकिन एक दायरे में है। 17,813 के पे हमने देखा कि आज निफ्टी खुला और उसके बाद 17,859 का एक इंट्राडे हाई बनाया, फिर दबाव देखने को मिला, 17,797 तक गया, लेकिन फिर निचले स्तरों से हम देख रहे हैं कि रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है और दिन के उच्चतम स्तर के आसपास 36 अंकों ऊपर 17,849 पे कामकाज कर रहा है इस समय निफ्टी। तो एक बहुत सीमित दायरा है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि बाजार आज कामकाज कर रहा है। शेयरों में भी बहुत ज़्यादा कुछ एक चुनिंदा शेयरों को छोड़ दें, खासतौर से मिड कैप स्पेस में हम देख रहे हैं कि मजबूती बनी हुई है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सुस्ती का माहौल थोड़ा सा बाजार के अंदर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का मोमेंटम हमने देखा रेलवे स्टॉक्स में, स्विच स्टॉक्स में, वहाँ पर भी आज कम बेश थोड़ी सी सुस्ती दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, जहाँ पर रिजल्ट्स आए हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव। और आज सबकी नज़रें लगी हुई हैं IT दिग्गज विप्रो के नतीजे कहीं ना कहीं ये दिशा तय करेंगे कि अब आने वाले समय में बाजार की दिशा रहने किस तरीके की वाली है और ख़ासतौर से IT कंपनियों की चाल किस तरीके से रहेगी। तो इन तमाम विषयों को हम समेटेंगे अपने आज के कार्यक्रम में और जो तमाम अच्छे नतीजे आए हैं उन पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आज सिटी यूनियन बैंक में तेजी क्यों है। लेकिन उससे पहले आपको रूबरू करा देते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं शेयर इंडिया से। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस खास शो में। और पिछली बार जब आप आए थे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और परसों गौरांग शाह जी आए थे और उस दौरान हमने आपका वो क्लिप जो है चलाई थी और दर्शकों को बताया था कि आपने लंबी अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए RVNL पे 95 रुपये का लक्ष्य दिया था और महज 5 कारोबारी सत्र में उसमें जो है हमने देखा उसने अपना ना सिर्फ लक्ष्य हासिल किया बल्कि उससे भी ज़्यादा ऊंचाई वहां पर देखने को मिली। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको कि आपकी जो टिप्स होती हैं वो बिल्कुल सटीक निशाने पर समय से पहले अपना लक्ष्य पूरा कर रही हैं। तमाम दर्शकों के भी बधाई संदेश आए। आपकी टिप्पणी पहले तो बाजार पर और जो हमारे दर्शकों की टिप्पणी रही है उस पर। विपुल जी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं लोगों से कनेक्ट हो पाता हूं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि मनी 9 के साथ मेरा एक पर्सनल अटैचमेंट भी है, मैं ये कहूं, क्योंकि जब से मनी 9 के शोज स्टार्ट हुए हैं और जिस क्वालिटी के शोज मनी 9 करते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि आप जितना मौका दें मैं उसमें खरा उतरूं। और इसीलिए थोड़े ऐसे शेयर मनी 9 पे मैं कोशिश करता हूं बताने की जो इन्वेस्टर को प्रॉफिट करा सकें और उनके पोर्टफोलियो में चमक बना सकें। यही लक्ष्य है, लोगों को जागरूक करते हैं आप और पैसा कमाने की मदद हम करते हैं। कोशिश यही है हमारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। और तमाम बधाई संदेश भी हमारे पास आए थे आपको लेकर के कि बहुत अच्छे शेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो हमारे दर्शकों की तरफ से आपको मुबारकबाद। अब बाजार को कैसे देख रहे हैं सर? बाजार दायरे में ही है और आज भी हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे में बाजार बंधा हुआ है। आगे जाने के लिए भी कोई वजह नहीं है, नीचे आने की भी वजह नहीं मिल रही है कोई। तो इसलिए मुझे लगता है कि बाजार बहुत दायरे में है, क्योंकि बहुत कोई पॉजिटिव खबरें नहीं आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से या फिर Q4 के रिजल्ट से। इतनी निगेटिव भी नहीं है कि बाजार तेजी के साथ नीचे जाए। तो अभी मान के चलें ये रेंज रहेगी या फिर आपको लगता है कि इन स्तरों पर कंसोलिडेशन के बाद एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिल सकता है? देखिए, चूंकि विपुल जी आज एक्सपायरी का दिन है और आज मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ पर अभी जो सेंटिमेंट बन रहे हैं उसके थोड़े से नंबर्स यहाँ पर शेयर करता हूँ। आप इस समय देख पा रहे होंगे कि अच्छा खासा 17,800 की पुट पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। लगभग 3 लाख से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि साफ साफ दर्शाता है कि मार्केट में कोई गिरावट के ट्रेंड नहीं नजर आएंगे। और अप साइड में भी देखते हैं तो अभी 17,900 और 18,000 की तरफ ओपन इंटरेस्ट कॉल में डेवलप हो रहा है। मतलब एक रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा दूर है, लेकिन सपोर्ट जो है वो इमीडिएट बेसिस पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाई डेटा एक इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में शायद एक करेक्शन यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ एक अगर इंटरनेशनल कारण को यहाँ पर देखते हैं, जिस तरीके से डाउ जोन्स में आपने गिरावट देखी, आधे % से ज्यादा की गिरावट के साथ क्लोज हुआ, इंटरनेशनल मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके बावजूद कहीं ना कहीं से निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। साइडवेज ट्रेंड रहेगा, थोड़े बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट यहाँ पर आप अप्रोच अगर रखते हैं तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। लेकिन निफ्टी एक दायरे में ही कारोबार करेगा और मेरे ख्याल से शायद अगला महीना जो होगा वो भी निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा निगेटिव, फर्स्ट हाफ निगेटिव थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा निगेटिव नहीं होगा और आपको पॉजिटिव सेंटिमेंट थोड़े से और बनते हुए नजर आए।
चलिए, पॉजिटिव सेंटीमेंट बनते हुए दिखाई देंगे, रेंज में रहेगा। अगले महीने जो है शुरुआती 15 दिनों में हो सकता है थोड़ा सा दबाव देखने को मिले, पर बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन इन दबाव दायरे के बीच भी बहुत सारे ऐसे शेयर होते हैं जो इन तमाम समीकरणों को दायरों से ऊपर निकलते हैं, और ऐसे ही शेयरों को चुनने के लिए रवि जी जाने जाते हैं, उस पर बातचीत भी करेंगे। लेकिन इस बीच कुछ एक टिप्पणियाँ जो आई हैं हमारे पास, राजीव कंडवाल जी कह रहे हैं कि सर विप्रो क्या करेगा आज। तो सर वो आप थोड़ी देर रुकिए, कार्यक्रम जो है ठीक से शुरू हो जाए। आज विप्रो पे बातचीत करेंगे और ओवरऑल आईटी पैक पे भी हम विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में शौर्य जुड़ेंगे, उनसे जान समझने की कोशिश करेंगे विप्रो के रिजल्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल डेविड जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सर। और आप सब जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको तरीका एक बार फिर से बताते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं, 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपना कोई भी प्रश्न हो। आपको करना सिर्फ इतना है कि कौन सा शेयर आपने ले रखा है, किस भाव पर ले रखा है, कितनी मात्रा में ले रखा है, कितने समय तक उस शेयर को आप होल्ड कर सकते हैं, नज़रिया क्या है आपका, आउटलुक क्या है, शॉर्ट टर्म का है, ट्रेडिंग का है, या फिर इसको आगे किसी लक्ष्य के लिए आपने निवेश कर रखा है। तो हर लिहाज से वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए रखने लायक है या नहीं है, शॉर्ट टर्म में यहाँ प्रॉफिट बन सकता है कि नहीं, इन तमाम विषयों पर हम आज के हमारे एक्सपर्ट रवि जी से कोशिश करेंगे कि आपको उत्तर, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हम दिलवा सकें। लेकिन इन सब के बीच में जरा सर कुछ एक नतीजे आए और वहाँ पे हमने देखा काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। खासतौर से हम जरा चाहेंगे कि सिटी यूनियन बैंक में आज अच्छी खबर आई है, जिसकी वजह से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। 5-6% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, और ये तेज़ी की वजह ये मानी जा रही है कि जिस तरीके से कंपनी के आरबीआई की तरफ से जो कंपनी के पूर्व एमडी और सीईओ थे, उनको दोबारा बहाल करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। 1 मई 2023 से लेकर के 1 मई 2023 से लेकर के अगले 3 साल के लिए उनको जो है सीईओ फिर से बना दिया जाएगा। एन कामाकोडी को दोबारा कंपनी का एमडी और सीईओ बनाने को मंजूरी दी गई है, और 2023 से अगले 3 साल तक एमडी और सीईओ वो बने रह सकते हैं। आरबीआई की मंजूरी मिलने के बाद आज हम देख रहे हैं शेयर में 5% से ज़्यादा की तेज़ी बनी हुई थी। इनफैक्ट एक समय 6% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर हमने आती हुई दिखाई दी है। सर अगर सिटी यूनियन बैंक पे नज़र डालें तो अगर जब नतीजे आए थे तब हमने देखा था कि शेयर में दबाव देखने को मिला था, नतीजे उतने ख़राब नहीं थे, लेकिन उसके बाद आज की इस खबर से काफ़ी पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। आप अगर ट्रैक करते हो तो मिड कैप बैंकिंग में हमने पिछले कुछ दिनों में फिर से एक पॉजिटिव रुझान देखा है। सिटी यूनियन बैंक ऊपर है, यूको बैंक में हम देख रहे हैं तेज़ी है, इसके अलावा बाकी छोटे मझोले बैंकों में एक सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। तो इस पूरे सेगमेंट में आपका व्यू क्या है, और ख़ासतौर से सिटी यूनियन बैंक जिस पर की खबरें निकल के आई हैं? देखिए, आपने एक चीज देखी होगी इस समय विपुल जी की सिटी यूनियन बैंक में आज अगर पिछले 2-4 महीनों का कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं से आज जो है वो बाइंग मोमेंटम वापस से जनरेट हुआ, गैप ओपनिंग के साथ ही स्टॉक चला, और अभी जो मोमेंटम है उसमें एक बार 145 से 150 के लक्ष्य दिखा सकता है। तो हो सकता है कि आपको लगे कि आपने थोड़ी ट्रेड मिस कर दी है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करिए, वापस से आपको 130 से 135 के बीच में ये स्टॉक्स मिलेगा। और मेरा जो पूरा का पूरा नजरिया है, अगर आप चाहे सिटी यूनियन बैंक देखें या फिर आप छोटे मंझोले बैंक जितने भी हैं, चाहे आप साउथ इंडियन बैंक देखें, इन सभी पे भी मैं काफी हद तक बुलिश हूं। और इनफैक्ट मैंने ये कहा है कि बड़े बैंकों से ज्यादा जो मिड कैप सेगमेंट के बैंक है उनमें परफॉर्मेंस इस बार या इस क्वार्टर आपको आगे आती हुई नजर आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिटी यूनियन बैंक पे जिन लोगों को प्रॉफिट आ रहा है थोड़ा बुक कर लीजिए, वापस एंट्री करने का भी मौका मिलेगा जो जॉबिंग करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म व्यू है तो प्लीज कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर 1 साल से 12 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 160 के आसपास तक के लेवल आपको मिल जाएंगे। तो आप इस पे अभी फिलहाल तो मुझे लगता है कि काफी बुलिश साइन यहाँ पर दिखाई दे। तो अभी सर अगर कोई एंट्री करना चाह रहा है, क्या लेवल्स बताया आपने, एक बार अगर आप दोबारा बता दें कि एंट्री किन लेवल्स पे करनी चाहिए अगर करनी हो तो? देखिए, आज की ट्रेन तो मिस हो चुकी है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो आज का थोड़ा सा सेटल डाउन होने दीजिए, 1-2 दिन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 135 कंफर्टेबल जोन है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर आप फिर भी आप बहुत हरी में हैं तो आप सिर्फ 20 से 30%, यानी अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 20-30 शेयर आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, बाकी 70 शेयर आप 35 से 30 130 के बीच में खरीदें, 135 से 130 के बीच में। तो मुझे लगता है आपको आपका प्राइस अच्छा होगा, आपको रिटर्न जल्दी मिलेंगे। तो सिटी यूनियन बैंक में आज की तेज़ी को देख करके हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है कि अब तेज़ी आ गई है तो आगे 2-4 दिन कंटिन्यू रहेगी।
तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, थोड़ा नीचे आ जाए 130 135 के आसपास, आज की तेज़ी जो है वो थोड़ी सी कूल ऑफ हो जाए, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। 160 तक के लक्ष्य यहाँ पर आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये फिलहाल यहाँ पर नज़रिया देखने को मिल रहा है। एक और सेक्टर जहाँ पर आज हम मोमेंटम देख रहे हैं, वहाँ पे हम देख रहे हैं रियल्टी के अंदर और ऑटो के अंदर एक अच्छा खासा रुझान सकारात्मक बना हुआ है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिव रुझान देखने को मिलता हुआ। चाहे अगर हम देखें अनंतराज इंडस्ट्रीज़ में मजबूती है, ऑटो में भी पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। टीवीएस जो है लगातार सर हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव मूव दिखा रहा है। पहले जरा रियल्टी पे बात कर लेते हैं, वहाँ पे क्या कुछ और ख़ासतौर से छोटी कंपनियों में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर मोमेंटम ज़्यादा दिखाई दे रहा है, चाहे वो शोभा हो, इवन गोदरेज प्रॉपर्टी भी हालांकि अब थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल रियल्टी को लेकर के, क्या राय है आपकी? देखिए, मुझे लगता है आज थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान यहाँ पर जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी में बहुत ज्यादा यहाँ पर मोमेंटम नहीं बन पाएगा, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से यहाँ पर इंडिकेट कर रही है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं, और कल एक दो दिन में आपको यूएस के जीडीपी के डेटा भी दिखाई देंगे, उनका भी इम्पैक्ट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रियलिटी स्टॉक्स जो है वो ओवरबॉट सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। भले हालांकि रिसेंट डेज में उनमें थोड़ी रैली जरूर देखने को मिली है, लेकिन वो रिलायबल रैली नहीं है, तो थोड़ा इस काउंटर से दूरी बनाकर रखें तो अच्छा। इस बीच प्रताप सिंह जी पूछ रहे हैं कि शेयर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कब करें वैल्यूएशन के हिसाब से। सर, तो आज तो हमारे खास साथ जो मेहमान हैं वो खुद ही उस कंपनी से संबंध है, तो मेरे ख्याल से शायद उचित नहीं होगा उनसे ही आपको राय देना। लेकिन एक बार फिर भी हम चाहेंगे रवि जी, अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो, हालांकि जो है मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रताप जी से? देखिए, 1200 रुपए के पास शेयर चल रहा है, आप फंडामेंटल और जो है वो आप गूगल करके एक बार वो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, क्योंकि मैं इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूं और साथ ही सेबी के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि शायद वाजिब नहीं होगा। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको बता सकता हूं कि इस समय जो सपोर्ट दिख रहा है वो 1180 का है, और रेजिस्टेंस अगर देखते हैं तो वो 1250 का है। बाकी मैं ये कह सकता हूं कि आप फिर भी एक बार को रिविजिट करें और किसी और फाइनेंशियल एडवाइजर से लें तो ज्यादा अच्छा हो। प्रताप जी, तो आप किसी और दिन हमसे प्रश्न जो है वो पूछ लीजिएगा, और निश्चित रूप से आप यकीन मानिए आपके प्रश्न का उत्तर हम आपको अवश्य दिलवाएंगे। लेकिन आज चूंकि उनका उसी कंपनी से संबंध है रवि जी, तो इसलिए हम आपको उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं, और ये भेजा गया है अंशुल गुप्ता जी की तरफ से। अंशुल जी गुप्ता जी कह रहे हैं कि सर, ल्यूमेक्स ऑटो को लेकर के आपका व्यू क्या है? ऑटो इंसलरी पैक में सर पिछले कुछ दिनों में कुछ एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। पिछली बार आपसे बात हो रही थी, आपने भी कुछ एक ऑटो इंसलरी के शेयर पे बातचीत की थी। ल्यूमेक्स ऑटो कैसा लग रहा है? आज 1% ऊपर है, 315 के आसपास ये शेयर अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखा जाए तो इस पूरे साल में अच्छा मोमेंटम रहा है। 100 रुपये से चलते हुए शेयर ये 300-325 तक आ चुका है। थोड़ी थोड़ी एक तरफा तेज़ी नहीं रही है, थोड़ा थोड़ा रुक करके आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। क्या इतनी ऊपर आने के बाद खरीदारी बनती है, या आपको लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए? देखिए विपुल जी, फिलहाल तो अभी 314 के पास चल रहा है। मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ल्यूमेक्स ऑटो यहाँ पर काफी अच्छा है, और थोड़ा सा करेक्शन भी अगर आता भी है तो बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं होगा। 308 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है, 328 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। और आपने बात करी लास्ट वीक, अगर आपको याद हो तो मैंने कई स्टॉक्स इसके भी रिकमेंड किए थे। जमुना ऑटो ने एक नया हाई भी बनाया 108 रुपए का, वापस थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। मंजाल ऑटो, तो ये आप छोटे छोटे जो स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छा मोमेंटम जनरेट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑटो पैक में आप पोर्टफोलियो को थोड़ा इंक्रीज करें, और अगर कोई करेक्शन मिलता है तो थोड़ी सी एंट्री ज्यादा करें। और अप साइड के रेजिस्टेंस अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से 2.5 से 3% की रैली एक वीक में आपको देखने को मिल सकती है। तो इसमें आप अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू रखें। ठीक, तो इसमें आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखें। मयंक खंडेलवाल जी से बातचीत कर लेते हैं। मयंक जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं मयंक जी? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से बोल रहे हैं, क्या करते हैं मयंक आप? मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी में मैनेजर हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात सर। अब बताइए आज कैसे याद किया, क्या प्रश्न है आपका? अच्छा सर, मैंने 300 शेयर लिए थे पीएनबी में 61 के भाव से, तो मैं कितने दिन तक मतलब होल्ड करूँ? मतलब पीएनबी किस भाव पे लिए थे सर आपने? 61 के भाव पे। अच्छा, और अभी आपका नजरिया क्या है? 1 साल तक का। 1 साल तक का आपका नजरिया है। 61 पे आपने लिए हैं, 50 पे शेयर ये आ चुका है। अब पूछना चाहेंगे यहाँ पर कि रवि जी से कि ये 1 साल का तो इनका व्यू है, और इन्होंने खरीदारी वहीं की
जहां पर ये रुकावट ले रहा है, जहां बिल्कुल इसका पीक बनता हुआ दिखाई दे रहा है सर, वहीं पे इनकी खरीदारी की जो है इन्होंने खरीदारी की है। अब क्या करना चाहिए? 10-11 रुपए के नुकसान में है, होल्ड करना चाहिए, दम लग रहा है आपको, या आपको लगता है कि मिड कैप बैंकिंग में ही दूसरे विकल्प ज़्यादा बेहतर हैं? क्या आपकी सलाह रहेगी? बिल्कुल आपने सही कहा बिल्कुल जी। मैं पीएनबी के फंडामेंटल को देखता हूं तो लोग शायद मेरे ख्याल से ये देख के खरीद लेते हैं कि 50-60 रुपए का शेयर चल रहा है, खरीद लो, लेकिन इनके अभी सेंटिमेंट अच्छे नहीं है। 60 रुपए तो वो है टाइम है जिसमें कि आपको इस शेयर से दूर होना है, और 50-45 रुपए के आसपास तो ये वापस आएगा ही। अभी तो 42 रुपए के भी लेवल आप देख सकते हैं। तो अगर आपका व्यू है कि ठीक है 40-50 रुपए में खरीद अगर आ भी जाता है तो मैं कोई बात नहीं है, तब तो आप कंटिन्यू करें। नहीं तो अदरवाइज अगर आप मार्केट को आउट परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपके सामने कई ऑप्शंस हैं। आप 50-60 रुपए में लेना था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ले लीजिए, ज्यादा अच्छा आपके लिए बैंक होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने इससे पहले रिकमेंड किया है, आईडीएफसी रिकमेंड किया हुआ है। तो आप उन शेयरों पे अगर आप पोजीशंस बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। फिलहाल पीएनबी को आप लेके रखेंगे तो साल भर में वो 60 रुपए ही पहुंचेगा, या फिर हो सकता है आपको 45 रुपए के लक्ष्य देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक अच्छा है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक अच्छा है। चलिए, इस बीच जो है साक्षी जी, आपसे निवेदन है कि बाकी प्रश्न हो जाएं, आपके प्रश्न को भी जगह मिलेगी कार्यक्रम में। एक साथ आप इतने सारे प्रश्न भेज देंगी तो जो बाकी हमारे दर्शक हैं उनके प्रश्न दिखेंगे नहीं, तो थोड़ा धैर्य रखिए, कार्यक्रम में जो है बने रहिए। इस बीच एक दर्शक ने अपना प्रश्न भेजा है और वो शायद व्यस्त होंगे, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो स्क्रीन पे ज़रा उनका प्रश्न लेकर के आ जाइए, ज़रा उनके प्रश्न पर हम चर्चा कर लेते हैं। और ये प्रश्न हमें भेजा गया है केसी अग्रवाल जी की तरफ से, छत्तीसगढ़ से हैं केसी अग्रवाल जी, और केसी अग्रवाल जी जानना चाह रहे हैं सुजलॉन के बारे में। सुजलॉन के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 1000 शेयर, और ये इन्होंने ले रखे हैं 8 रुपये 45 पैसे के भाव पर। अब ये 4 साल पहले इन्होंने ख़रीदे थे। अब ये जानना चाह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। सर, कुछ एक स्टोरीज ऐसी फ्लॉप हुई जिसमें एक सुजलॉन एनर्जी की भी स्टोरी थी। मुझे याद है कि 10-12-13 साल पहले बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते थे, और आगे चल कर के ये कंपनी ऐसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी, विंड एनर्जी का ये फ्यूचर है। लेकिन सुजलॉन ने बहुत निराश किया, और इतना सब कुछ होने के बावजूद 4 साल पहले इनको ये कंपनी पसंद आ गई। 8 रुपये के आसपास अभी चल रही है। क्या एक बार नुकसान बुक कर लेना चाहिए? क्या करना चाहिए? जैसे हमने देखा 2-3 कंपनियां, जैसे पुंज लॉट पे लोगों को बहुत भरोसा था, जेपी एसोसिएट्स इस तरह की स्टोरी रही, लोगों को लगता था अगली एल&टी और जैसी कंपनियां पुंज लॉट बन जाएंगी, लेकिन ये वो स्टोरी प्ले आउट नहीं हो पाई। अब सुजलॉन एनर्जी में अब 4 साल से होल्ड करके भी वहीं पर है, बाजार कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको? देखिए, जैसे बॉडी में कैंसर होता है तो फिर उसके बाद आप सिर्फ उसी में फंसे रहते हैं, ट्रीटमेंट कराने में लगे रहते हैं, वैसे ही कुछ कैंसर स्टॉक्स हैं ये। मैं इनको कैंसर स्टॉक इसलिए कहता हूँ कि जब आप इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपकी जो दिमाग है वो चलना बंद कर देता है, और आपको लगता है बस एक दिन आप सीधे 5 रुपए का शेयर खरीदा, सीधे अब मैं करोड़पति हो जाऊंगा। जो सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। मैं कुछ शेयर नाम लेता हूँ, आप इनको देखिए। जेपी पावर, आपने जेपी एसोसिएट दिया था, मैंने जेपी पावर ऐड कर दिया। आइडिया आपके सामने, जिसका आइडिया का खुद का पता नहीं है, सुजलॉन आपके सामने, आर पावर, यस बैंक, उदय सीमेंट, और अभी बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैं अगर बोलना शुरू करूं तो शायद मेरे ख्याल से आपको उनमें कुछ नजर नहीं आएगा। तो फिलहाल ये आपको बार बार हम बास्केट में बताते हैं, इन सब शेयरों पे निवेश मत करिए। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप कोई सामान खरीद के घर ले आइए, उसका यूटिलाइजेशन करिए, चाहे 1000 शेयर खरीदिए, चाहे 1 लाख शेयर खरीदिए, कुछ फायदा नहीं होने वाला। बल्कि आप जब ज्यादा शेयर खरीद लेंगे तो प्रमोटर आप हो जाएंगे, और कोई कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे लगता है कि इन शेयरों को अपनी बास्केट से हटा दीजिए। न्यूज सटोरियों से दूर रहिए। सेबी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन सेबी के भी बहुत सी चीजों में अंडर कंट्रोल नहीं होते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक्स आदमी के जब तक पोर्टफोलियो में रहते हैं तब तक एक कैंसर जो है वो पोर्टफोलियो बना रहता है। तो फिलहाल इन स्टॉक से दूरी बनाइए। एक प्रश्न माफ कीजिएगा, राहुल डेविड जी ने पूछा है इंडस टावर के ऊपर। इनके पास 50 शेयर हैं सर, इंडस टावर के, राहुल जी के पास, और ये हमारे नियमित दर्शक हैं, नियमित रूप से कार्यक्रम में जुड़ते रहते हैं। 173 रुपये पे इनकी खरीद है। 2 से 3 साल का इनका नज़रिया है। जानना चाह रहे हैं कि आपकी क्या राय रहेगी इन करंट लेवल्स पे। अगर हम देखें तो ऊपरी स्तरों से अब हल्का होता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है, और पिछले 1 साल में देखें तो धीरे धीरे करके नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 144 के आसपास अभी चल रहा है सर, आपकी क्या सलाह रहेगी? ये देखिए चार्ट जो है किस तरीके से जो है एक धीमे धीमे करके ये जो है नए निचले स्तर की तरफ बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये 173 पे इन्होंने लिए हुए हैं, 30 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। निकलना चाहिए, बने रहना चाहिए, ऊपर के लेवल आएंगे?
सर मुझे लगता है कि 150 के आसपास जो ये 144 का लक्ष्य चल रहा है और 150 के आसपास आता है तो बिल्कुल एग्जिट हो जाइए। वापस 170 आने में इसको बहुत टाइम लगेगा। कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर में बड़े लॉसेस यहाँ पर शो किए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल यहाँ पर सपोर्ट नहीं दे रहे। टेक्निकल चार्ट पे भी देखते हैं तो 210 की चीज आज 144 रुपए रह गई। अब ज्यादा देखते हैं तो 120 रुपए की तरफ बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल एग्जिट होना यहाँ पर ज्यादा जरूरी है। जी, इस बीच राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं प्रश्न पूछने के लिए। राजीव जी नमस्कार। जी सर नमस्कार, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड चमोली से सर। चमोली से बोल रहे हैं, वाह भाई। हाँ। चमोली में सर मेरी बचपन की पढ़ाई लिखाई हुई, वहाँ पे पिताजी वहाँ पर कार्य करते थे, तो बड़ा अच्छा खूबसूरत ज़िला है और मुझे जो है वाकई में बहुत पसंद है। तो आप चमोली प्रॉपर में रहते हैं या आसपास के इलाके में कहीं? सर प्रॉपर चमोली में ही हूँ मैं। ये आपने गैरसैंण सुना होगा? हाँ हाँ ये बिल्कुल उत्तराखंड बिल्कुल, की गैरसैंण सुना हुआ है। जी 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 जी। चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अब ये बताइए कि क्या करते हैं आप, क्या प्रश्न है आपका? सर एक्चुअली मैंने ये एज ए प्रोफेशनल मैं ट्रेडर मतलब ट्रेडिंग ही करता हूँ। अच्छा अच्छा। और खुद का अपना मतलब यहाँ पे एक अपना वो भी है, मतलब फार्मिंग का काम। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। क्या प्रश्न है सर आज के लिए? सर मैं एक्चुअली मैं विप्रो के 370 का मैंने मई का पुट लिया हुआ है ना, तो मैं आज उसका रिजल्ट है, तो मैं इसलिए मैंने आईटी सेक्टर में कुछ दबाव देख रहा हूँ। काफी दिन से 3-4 कंपनियों के रिजल्ट बिल्कुल अच्छे नहीं आए, तो मैंने पुट लिया हुआ है। तो ये यहाँ पर रुकना सही रहेगा या मतलब डिसीजन सही है, या मैं विप्रो कहीं अच्छा रिजल्ट, क्या मतलब आपकी संभावनाएं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आपने पुट ले रखी है सर, वैसे मतलब अगर वास्तविक बात बताएं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एक बार खबर आ जाए, कंफर्म हो जाए, उसका एनालिसिस हो जाए, उसके बाद आप रणनीति बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये स्थिति ऐसी है कि ठीक है आईटी पे सेंटिमेंट ख़राब है, आपने पुट लिया हुआ है, और अगर मतलब जो है नतीजे भी उम्मीद से ख़राब रहे तो निश्चित रूप से आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन आज बायबैक को लेकर के भी घोषणा होनी है। खैर इस पर हम जाएंगे विस्तार पे, अभी हमारे साथ शौर्य जुड़ेंगे तब उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सर एक छोटी सी टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे रिजल्ट के दिन वैसे इन जनरल, और आप बने रहिएगा राजीव, अभी हम ठीक 1:30 बजे जो है चर्चा करेंगे विप्रो को लेकर के और ओवरऑल आईटी सेक्टर को लेकर के। लेकिन खाली इनके प्रश्न का उत्तर हम जानना चाहेंगे, पुट लेना रिजल्ट के दिन क्या कितना सही आप मानते हैं, पुट या कॉल कुछ भी, कि अगर रिजल्ट से पहले अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं और ख़ास तौर से अगर हम विश्लेषक नहीं है तो, हालांकि ये कहते हैं कि खुद भी ये मतलब इनका कामकाज ये है, तो सही डिसीजन है इनका? सर अगर बहुत स्पेसिफिक जाते हैं तो ये अगर ये बता पाते कि कौन सा, अगर कनेक्टेड है तो बताएं कि कौन सी पुट इन्होंने खरीदी तो ज्यादा इजी होगा। राजीव जी कौन सी पुट ले रखी है आपने, कब की? सर मई का 370 का पुट। मई की 370 की पुट ले रखी है सर इन्होंने, और किस रेट पे ली थी आपने? मैंने ली थी 7.90 से लिए हैं, 5 लॉट लिए हैं। 5 लॉट लिए हुए हैं आपने? चलिए पूछते हैं सर से। सर क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी इनके लिए? अभी जो है 370 की पुट बताई ना आपने? एक मिनट है सर। जी हाँ, एक बार जरा कंफर्म कर दीजिए। 370 की पुट अभी 8 रुपए 10 पैसे चल रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है। सर इसमें ना प्रॉफिट चल रहा है। जी जी। मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं मतलब रुकना सही, क्योंकि जितना मैं 3-4 मतलब जो आईटी के रिजल्ट जब से आए हैं मैं देख रहा हूँ, हर आईटी में एकदम नेगेटिव ही चीजें आ रही हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, और गिरी भी है। इन्फोसिस जैसे दिग्गज तो 15% एक दिन में टूट गए। ये स्ट्रेटजी इन्होंने सोच समझ के प्लान की सर, क्या सजेशन रहेगा? अभी रखे रहें? देखिए मई का टाइम है इनके पास और इस समय 8 रुपए 10 पैसे चल रहा है। इनफैक्ट 10-20 पैसे इनको प्रॉफिट ही आ रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए, अच्छी स्ट्रैटेजी है। और साथ ही आपसे ये भी कहूंगा कि अगर आप कभी भी इस तरह से पोजीशन लें तो हमेशा कोशिश करें, जैसे विप्रो का रिजल्ट आज है और आप जो अभी आ चुकी एक्सपायरी है, अगर ऐसे टाइम की पोजीशन ले रहे हो तो हमेशा कॉल और पुट दोनों को प्लस करके आप लीजिए। लेकिन रिजल्ट आने के एक दिन पहले और रिजल्ट आने के एक दिन बाद या फिर रिजल्ट आने वाले दिन जैसे ही आपको आपके रेशियो में प्रॉफिट मिलता है आप एग्जिट कर जाए। जो 8 रुपए का आपका इस समय प्रीमियम चल रहा है उसका 5 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बाय किया है तो आपका रिस्क लिमिटेड है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
विप्रो यहाँ पर काफी कमजोर है, नतीजों के बावजूद भी थोड़ा उछाल आएगा और वापस से एक बार को गिरावट का ट्रेंड बनेगा। तो आपकी 8 रुपए की फुट जो है वो 12 रुपए तक आपको निकलने का मौका देगी। ट्रेड अच्छा है, बिल्कुल कंटिन्यू रखें। बने रहिए सर आप, और 12 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं आपको। लेकिन हाँ, आप एक स्टॉप लॉस जो बताया गया 5 रुपये का, और उसको आप ज़रूर बना करके रख लीजिए। चलिए इस बीच जो है साक्षी जी का प्रश्न ले लेते हैं। और साक्षी जी ने पूछा है आलोक टेक्सटाइल के बारे में और पिरामल फार्मा के बारे में। आलोक टेक्सटाइल के इन्होंने लिए हुए हैं 15 रुपये 30 पैसे के भाव पे 3000 शेयर आलोक टेक्सटाइल के, और पिरामल फार्मा के शेयर इन्होंने 88 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। और वो ये जानना चाह रही हैं कि मई की सीरीज़ में क्या मेरा भाव मुझे आता हुआ दिखाई देगा। तो पिरामल फार्मा और आलोक टेक्सटाइल, इन दो चीज़ों पे साक्षी जी का प्रश्न है। विपुल जी, आपको मैं बोलूं तो आपको याद होगा कि 2 मिनट पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे और मैंने कैंसर स्टॉक कहे थे और ये कहा था कि ये सब स्टॉक जब खरीद लेता है आदमी तो नहीं चलता। साक्षी जी को जहां तक मुझे याद आ रहा है कि पिछले एक प्रोग्राम, मतलब जब आपके प्रोग्राम होते हैं तो एक आलोक इंडस्ट्री का क्वेश्चन कोई ना कोई पूछता ही है और हम लोग एक ही जवाब देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है साक्षी जी ने भी कहीं ना कहीं से पूछा होगा। जी साक्षी जी 15 रुपए मुझे जहां तक याद आ रहा है शायद आपके शो में ही पूछा जाता है। साक्षी जी जो है आपको मुझे लगता है बहुत ध्यान से फॉलो करती हैं, और वो जब आपका शो होता है तो उसी दौरान कार्यक्रम में प्रश्न पूछती हैं अपना। हाँ, लेकिन मैं यही विपुल जी बार बार सजेस्ट करूंगा, देखिए 13 रुपए चल रहा है, वापस 10 रुपए के हालात बन रहे हैं, 9 रुपए के हालात बन रहे हैं। प्लीज बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस टाइप के स्टॉक से दूरी बनाकर रखें। ये सिर्फ देखिए, मैंने पहले भी एक ही वर्ड अभी आपसे बोला था कि जब तक आप ऐसे स्टॉक खरीद के रखेंगे आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। आपको सिर्फ एक ही धुन रहेगी, अब 15 पे खरीदा था 13 आ गया, कल को क्या होगा, परसों क्या होगा। तो ये चीजें से ज्यादा अच्छा है कि आप अच्छे स्टॉक्स लीजिए जिनमें कि दमखम बसता है। आरबीएनएल आपके सामने एग्जांपल है, 30-32 रुपए के स्टॉक चल रहा है, जहां 15 लिया था वहां 30 ले लेते हैं आरबीएनएल के। यहाँ पे फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आधी क्वांटिटी के बराबर आरबीएनएल आप परचेज कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्विच कर लीजिए पोजीशन को। 2 रुपए का लॉस बहुत बड़ा लॉस नहीं है, ऐसा ना हो कि 8 रुपए आ जाए। साक्षी जी, तो पिरामल फार्मा पे क्या कहेंगे सर? देखिए, इस फार्मा सेक्टर में तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे काफी अच्छी जो है वो ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन इस समय पिरामल फार्मा को देखते हैं तो 70 रुपए के पास ही स्टॉक चल रहा है, 32% 3 महीने में गिर चुका है स्टॉक। और ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अब ये है कि अब पिरामल फार्मा को आप टाटा बाय बाय कर दीजिए। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप सिप्ला लीजिए, सन फार्मा लीजिए। पिरामल फार्मा के फंडामेंटल बहुत पुअर है यहाँ पर और हालात बहुत पुअर है। तो मुझे लगता है 70 रुपए का स्टॉक 50 रुपए आ जाएगा। आप लिख के इसको देखिए, नोट कर लीजिए, 50 रुपए के पास से आ जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा दमखम नहीं है, एग्जिट होइए तुरंत। साक्षी जी, एक बार नुकसान बुक कर लेंगी वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, टेंशन मुक्त हो जाएंगी। जो बचे हुए पैसे जो आपको मिलेंगे उन पैसों से लगातार हमारे कार्यक्रम में रवि जी जब आते हैं बहुत अच्छे अच्छे शेयर रिकमेंड करते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आज भी उनसे पूछेंगे, तो कार्यक्रम देखिए जिस पे उन्होंने अच्छी रिसर्च की हो, वहाँ पे कम से कम ऐसे शेयरों में अगर आप इतना वेट करेंगी कम से कम कुछ रिटर्न तो मिलेगा। यहाँ आप वेट करेंगी तो आपका नुकसान ही बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। एक तो वैसे ही बाजार में काफ़ी अनिश्चितता बनी हुई है। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं, और ये प्रश्न हमें भेजा गया है शेयर बाजार ज्ञान के नाम से। इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, अपना शुभ नाम भी अगर आप लिख देते तो साथ में बड़ा अच्छा रहता। लेकिन चलिए, जेएनके बैंक के बारे में इनका प्रश्न है, जेएनके बैंक शेयर होल्ड करना चाहिए या नहीं। जेएनके बैंक फिर से एक बार मिड कैप को लेकर के, मिड कैप बैंकिंग को लेकर के सर ये प्रश्न आता हुआ। जम्मू कश्मीर बैंक अभी 50 रुपये के 53-54 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमने देखा था दिसंबर जनवरी के आसपास एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था जब ये शेयर 29-30 रुपये से सीधे चलते हुए 55-60 तक गया था, और उन्हीं लेवल के आसपास अभी जो है ट्रेड कर रहा है 53 रुपये 60 पैसे के आसपास। तो यहीं पर रुकावट आ रही है 53, 54, 55 पे। अभी हमको नहीं पता कि ये इन्होंने किस भाव पे लिए हुए हैं, तो भाव इन्होंने बताया नहीं है। लेकिन आपकी राय जेएनके बैंक के ऊपर? बिल्कुल आपने सही कहा। 12 दिसंबर 2022 को 62 रुपए ये स्टॉक चल रहा था और जनवरी में इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली 44 रुपए का। फिर उसके बाद फरवरी तक आते आते वापस से 58-57 रुपए के पास पहुंचा और अभी जो टारगेट है वो आपको वापस से 58 और 60 रुपए के पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर आता है तो एक बार एग्जिट हो जाइए। रही बात स्टॉप लॉस, मैं हमेशा कहता हूँ बिल्कुल फॉलो करिए, 50 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल के रखिए। जी
चलिए, इस बीच जो है हम अगले सेगमेंट की ओर बढ़ें, लेकिन उससे पहले जरा आपने तब तक अपने प्रश्न भेज दिए ताकि उस सेगमेंट के बाद हम आए तो फटाफट आपके प्रश्नों के उत्तर ले सकें। तो तरीका बहुत आसान है, 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ज़रिए आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, क्या नज़रिया आपका है, ये तमाम जानकारी हमें विस्तारपूर्वक भेजिए और उसके बाद जो है हम अपने एक्सपर्ट से चाहेंगे कि वो भी आपको उतने ही विस्तारपूर्वक आपके प्रश्न पर आपका उत्तर दे सकें। विकास जी समेत तमाम सारे दर्शक जो अपने प्रश्न भेज रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, आपके प्रश्न लिए जाएंगे। लेकिन बड़ी संख्या में जो प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं आज आईटी कंपनियों को लेकर के, खास तौर से विप्रो के नतीजे हैं, तो राजीव कंडवाल जी, जो आप कह रहे थे कि क्या करना चाहिए, और भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए विप्रो में, तो शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे इन हाउस रिसर्च एनालिस्ट। शौर्य, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, इन्फोसिस टीसीएस के बाद लोगों के मन में काफ़ी घबराहट है आईटी कंपनियों को लेकर के, और आज विप्रो के नतीजे हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक सवाल भेज रहे हैं, वो पहले से ही शॉर्ट कर रखे हैं, कुछ लोगों ने पुट ले रखी है, क्या कुछ इंडिकेशन है, प्रीव्यू क्या कह रहा है, चौथी तिमाही के नतीजे कैसे रह सकते हैं? जी, प्रीव्यू उसी टाइप का लग रहा है जैसे इन्फोसिस टीसीएस के रहे हैं, क्योंकि बात है कि प्रॉफिट माना जा रहा है सपाट रहेगा 3021 करोड़ के आसपास, नेट सेल्स में 12% इंक्रीज की उम्मीद है, एबिट भी बढ़ने की उम्मीद है 7.2%, और जो मार्जिन है वो 15.6% तक बढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो मार्केट में इसको विप्रो को लेकर नजर आ रहा है वो है बायबैक। हो सकता है कि अपने बायबैक अनाउंस कर दे, तो उस पर किस तरह के अनाउंसमेंट रहेंगे उस पर बाजार की सबसे ज्यादा नजर टिकी हुई है, और इसी वजह थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट भी विप्रो के शेयर में देखने को नजर आया है। ये नेगेटिव सेंटीमेंट क्यों बन के आ रहा है आईटी सेक्टर के लिए? क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घट रहा है? क्या बैंक की जो क्राइसिस है या यूरोप में जो क्राइसिस देखने को मिल रही है उसकी वजह से? जी, उसकी वजह से कह सकते हैं कि जो ये आईटी कंपनीज हैं, जैसे अगर हम बड़े बड़े कंपनियों की बात कर रहे हैं, तो उनका लगभग 80% जो रेवेन्यू आता है वो आता है यूरोप और यूएस से, और उसमें भी अगर फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर का 30% रेवेन्यू आता है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फाइनेंशियल सेक्टर में भी दिक्कत है, उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी में दिक्कत है, तो इन वजह से अभी कुछ महीनों के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो देखिए पूरी कंपनियां डिजिटाइज होने की कोशिश कर रही हैं, कंट्रियों का उन पर पूरा फोकस है, तो वहाँ इन कंपनियों के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंज भी है। अपॉर्चुनिटी इसलिए कि बिजनेस है, चैलेंज इसलिए क्योंकि जो कंपनियां हैं ट्रेडिशनल वो खुद अपनी इन हाउस आईटी की टीम डेवलप कर रही हैं, तो वो उनके लिए खतरा होगा। साथ ही साथ इन कंपनियों के लोगों को भी पोच करते हुए नजर आएंगे, जैसे सर चर्निंग भी देखा था, ये बड़ा फैक्टर था, तो दिक्कतें थी। अब अगर यहाँ पे ये कंपनियां दिखा सकें कि भले नई कंपनियां आ जाएं या फिर जो ट्रेडिशनल कंपनी है वो इस काम में जुट जाए, इन कंपनियों के पास इतने साल का एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज है और वो ये सर्विसेज बेटर प्रोवाइड करा सकती हैं। अगर वो शो कर सके कि वो अच्छी सर्विसेज और लो कॉस्ट में प्रोवाइड करा देंगे, तो ये कंपनियों का दबदबा आगे आने वाले बहुत समय तक बना रहेगा। क्या ब्रोकरेज हाउस क्या करें, जरा संक्षेप में बता दीजिए कि अब क्या दूर रहें पूरी तरीके से आईटी से, खरीदारी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आईटी कंपनीज पे क्या व्यूज है? जी, भले ही देखे हमने रिजल्ट्स अच्छे नहीं देखे हैं, भले इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, लेकिन ब्रोकरेजेस अभी भी इतने सेल के रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। कई ब्रोकरेजेस के पास अभी बाई की रिकमेंडेशन है या एक्यूमुलेट की रिकमेंडेशन नजर आ रही है, और उनका जो करंट मार्केट प्राइस है उससे ज्यादा का ही टारगेट प्राइस दे रखा है, तो मतलब माना जा रहा है ब्रोकरेजेस को उम्मीद है कि थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि करेक्शन ऑलरेडी काफी आ चुका है। जी, काफी गिरावट आ चुकी है, तो वैल्यूएशन थोड़े अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। जी, तो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा चार्ट दिखाइए जरा, क्या कुछ कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस और वहां पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है, किस तरह की टिप्पणियां ब्रोकरेज हाउस की तरफ से निकल के आ रही हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सॉरी ब्रोकरेज हाउस? जी, अगर आप इन्फोसिस को देखें तो जियोजित, बीएनबी पैरिबास और आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने बाय की रेटिंग दी है, और उसी के साथ अगर एक्सिस डायरेक्ट की बात करें उन्होंने सेल की रिकमेंडेशन दी, और एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने कहा है कि आप इन्फोसिस को एक्यूमुलेट करते हुए नजर आ सकते हैं। जी चलिए, तो इन्फोसिस पे राय यहाँ पर निकल करके आती हुई एक सेल की है, बाकी तीन जो है हम देख रहे हैं बाय की कॉल है और एक एक्यूमुलेट की करने की, यानी थोड़ा थोड़ा करके आप खरीदारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये इन्फोसिस पे राय निकल करके आती हुई आप देख सकते हैं 1466, 1350, 1600, 1470 ये लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आते हुए। रवि सर, आपकी राय टिप्पणी, आज विप्रो के नतीजे हैं, क्या कुछ उम्मीदें वहाँ से आपकी, और ओवरऑल आईटी पैक में अभी क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, अभी रिसेंट डेज में मैंने एक अपने यहाँ पे भी कंपनी पे एक रिपोर्ट भी रिलीज करी थी और साथ ही एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने 4 कंपनीज का कंपैरिजन किया था, और चारों कंपनी, अगर आप इस बात को, अगर आप उनको चार्ट को प्लॉट कर सके विपुल जी, पहला टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा, मैंने इन चारों का कंपैरिजन किया और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 6 महीने तक इन कंपनियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनमें अभी और बड़ी गिरावट हो सकती है।
10% की गिरावट आपने एक दिन में इन्फोसिस पे देखी है। टेक्निकल चार्ट पे आप देख पा रहे होंगे कि जो सपोर्ट्स हैं वो काफी नीचे हैं। थोड़ा बहुत पुल बैक आता है, लोग तुरंत सोचने लगते हैं कि शायद अब आईटी पैक निकलने वाला है, लेकिन अभी जो यूरोजोन के हालात हैं, जो इंटरनेशनल सेंटिमेंट यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आईटी में, और वैसे भी आईटी में कहते हैं कि हर 3 साल पे रिसेशन का दौर आता है। शेयर प्राइसेस 50% ऑलरेडी गिरी हुई है, तो ब्रोकरेज हाउसेस अब यहाँ से कैसे निगेटिव दे सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 5-10% और गिर जाएगा और बढ़ा तो यहाँ से 10% बढ़ जाएगा, तो 50-50% रेशियो बनते हैं। मुझे लगता है प्रैक्टिकली अगर जिनके पास है उनको बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन जो नए लोग हैं, नए इन्वेस्टर हैं, उनको अगर खरीदारी करने का आप सोच भी रहे हैं तो आप कंपैरेटिव स्टडी करिए। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब है कि आप 1 2 3 की रेटिंग कर लें, उस हिसाब से इन्वेस्ट करें और कोशिश करें कि 10 से 12% से ज्यादा ना करें। यानी अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो मुझे लगता है ये ऐसा मार्केट इस समय आईटी सेक्टर में है कि आपको 10 और 20 शेयर से ज्यादा खरीदना नहीं चाहिए। 80 शेयर आपको 10% नीचे अभी आईटी सेक्टर यहाँ पर और नजर आएगा, तो मुझे लगता है उन लेवल्स पर अट्रैक्ट करेगा। खासतौर से अगर रेटिंग वाइज जाते हैं तो मुझे जो सबसे, मैं कोशिश करूं अगर स्ट्रेंथ बनाने की भी, तो मुझे जो स्ट्रेंथ दिखती है वो टीसीएस में पहले दिखती है, और जो सबसे वर्स्ट रेटिंग आती है वो इन्फोसिस की आती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विप्रो और टेक महिंद्रा इनके बीच में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो सिर्फ टीसीएस की सोचें, बाकी और जो आईटी सेक्टर उनमें अभी थोड़ा सा करेक्शन और वेट करना चाहिए। थोड़ा सा और वेट करना चाहिए कि और थोड़ा करेक्शन आ जाए। तो यहाँ फिलहाल आपके लिए राय यही, पर तमाम जो दर्शक हमारे प्रश्न पूछ रहे हैं कि विप्रो खरीदें ना खरीदें, अब जिन्होंने मंदी कर रखी है उनके लिए सलाह रवि जी ने दे दी है कि ठीक है अभी आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग तेज़ी के मूड में हैं उनके लिए सलाह ये है कि अगर तेज़ी ही है और आईटी में ही खरीदना है तो टीसीएस जो है उस पर आप दांव लगाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। बड़ी संख्या में सर आपको लोग प्यार करते हैं, और अभी भी जो है इतने सारे प्रश्न हैं कि 1 घंटे का शो अगर और भी करेंगे हम तो भी शायद सारे सब प्रश्नों को समेट नहीं पाएंगे। लेकिन रवि जी आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा। लेकिन चलते चलते आप जो है कैलाश जी कह रहे हैं मेरा नंबर कभी नहीं आता। सर पहला सवाल कल आपका लिया जाएगा। लेकिन रवि जी कुछ एक शेयर जो आप हमेशा रिकमेंड करते हैं, एक तो आपने बता दिया सिंजीन इंटरनेशनल, और कोई कंपनी जो हमारे दर्शकों को जाते आते कम से कम जिनके प्रश्न नहीं लिए हैं वो कम से कम उनके लिए कुछ मौका तो मिल जाए खरीदारी का। देखिए इस समय मोमेंटम काफी अच्छा है, तो आप अगर यहाँ पर फोकस करते हैं तो कई स्टॉक्स हैं, लेकिन उनमें अगर इस समय देखें तो मुझे लगता है जेके टायर को थोड़ा सा फोकस यहाँ पे किया जा सकता है, और ये आपको 3 से 5% का गेन एक वीक में दे सकता है। तो ट्रेडिंग के लिए, छोटी अवधि के नजरिए के लिए जेके टायर में निवेश, आप जेके टायर में पैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे 4-5% का मूव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। सिंजीन में आपको 4 महीने का टारगेट दिया गया है, वहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। रवि जी हमेशा जब आप जुड़ते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और उम्मीद करते हैं हर हफ्ते आप अपना समय कीमती जो है देते रहेंगे। और सर इस बार का आप फॉर्मूला गुरु भी देखिएगा, बड़े विस्तारपूर्वक हमने रिलायंस पर चर्चा की है, और अपनी राय दीजिएगा कैसा लगा आपको कार्यक्रम। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद।